एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल ग्राविटी ग्रुप। तो जैसे कि हम पढ़ रहे थे फिजिक्स का चैप्टर ग्रेविटेशन, और उसमें अभी तक हमने पढ़ा था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में, यूनिवर्सल कांस्टेंट ग्रेविटी के बारे में, और हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे। तो आज की क्लास में हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो हमारा सोलर सिस्टम है, यानी कि हमारे सोलर सिस्टम में क्या आता है, ऑब्वियसली द सैटेलाइट्स, द प्लैनेट्स, द सन, द मून, ये सब कुछ दैट इज़ आवर सोलर सिस्टम, वो भी कौन होल्ड करके रखता है। यानी कि जो सोलर सिस्टम है उसमें जो हर एक चीज़ है वो अपनी जगह पे किस वजह से है, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। एक्चुअली जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सिर्फ ये नहीं है कि इट इज़ प्रेजेंट ओनली ऑन अर्थ, लेकिन ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है इट इज़ प्रेजेंट इन द होल यूनिवर्स। एंड इन फैक्ट जो हमारा सोलर सिस्टम है, यानी कि जो हमारे प्लैनेट्स हैं, जो सन है, जो सैटेलाइट्स हैं, उनको भी उनकी जगह पर कौन रखता है, द ग्रेविटेशनल फोर्स। यस, जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसी की वजह से जो सोलर सिस्टम है वो प्रॉपरली वर्क करता है। यानी कि ये अगर मेरा सन है तो इसके अराउंड प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। दीज आर द प्लैनेट्स, लाइक दिस इज मरकरी, दिस इज वीनस, दिस इज अर्थ, दिस इज मार्स एंड सो ऑन। तो यानी कि जो मेरे सन के अराउंड जो मेरे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं दैट इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। और वहीं जो मेरे प्लैनेट्स के अराउंड सैटेलाइट्स मूव करती है, यानी कि जैसे कि अर्थ के अराउंड, अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट कौन सी है, मून, तो अर्थ के अराउंड जो मून है वो रिवॉल्व करता है, दैट इज ऑल्सो ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब बेसिकली ये तो मैंने बताया कि ये सब कुछ मूव किसकी वजह से करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। एक्चुअली में क्या होता है सोलर सिस्टम में, लाइक दिस इज आवर सन, तो सन के अराउंड जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। ये तो आपको पता ही होगा कि जो पाथ होता है प्लैनेट्स का जिसमें वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन, वो सर्कुलर नहीं होता बट इज इलिप्टिकल। इलिप्टिकल समवट ऐसी सी शेप होती है, राइट। तो कुछ ऐसे टाइप का पाथ होता है जिस पे प्लैनेट्स मूव करते हैं अराउंड द सन। लाइक ये हमारा सन है तो इसके अराउंड इस पाथ में जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन। ना बेसिकली जो हमारे प्लैनेट्स हैं उनको अगर सन के अराउंड इसमें मूव करना है देन दे नीड अ फोर्स कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी कि जब हमारे प्लैनेट्स को सन के अराउंड इवॉल्व करना होता है, रिवॉल्व करना होता है, सॉरी, इन द इलिप्टिकल ऑर्बिट, तो उन्हें रिवॉल्व करने के लिए एक फोर्स की ज़रूरत होती है जिसे वो कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये प्लैनेट्स को कहाँ से मिलता है, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कि जो हमारे प्लैनेट्स और जो सन होते हैं उन सब के बीच में आपस में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। हमने ये पहले पढ़ा था कि यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं उन सब के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स होता है और वो हर एक चीज़ एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, पुल करती है। तो यूनिवर्स में अर्थ, मार्स, जुपिटर, सन भी आते हैं। तो यानी कि जो ये हमारा सन है और ये जो इलिप्टिकल ऑर्बिट में हमारी सपोजिंगली अर्थ मूव कर रही है, दिस इज द सन एंड दिस इज अर्थ, राइट। तो ये जो हमारा सन है और ये जो अर्थ है ये दोनों भी ऑब्जेक्ट्स हैं। सन इज एन ऑब्जेक्ट एंड अर्थ इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट। तो ये जो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में भी कोई फोर्स होगा। ये दोनों ऑब्जेक्ट्स भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को पुल करने की कोशिश करेंगे बाय अप्लाइंग फोर्स, और वो फोर्स कौन सा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यानी कि जब सन और अर्थ एक दूसरे पे
ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसी की वजह से जो अर्थ है वो रिवॉल्व करेगी अराउंड द सन इन द इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो यानी कि बेसिकली जो हमारी अर्थ होती है या जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं उनको सन के अराउंड मूव करने के लिए फोर्स रिक्वायर्ड होता है, दैट इज कॉल्ड अ सेंट्रीपिटल फोर्स। अब बेसिकली ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो प्लैनेट्स को कहाँ से मिलता है मूव करने के लिए, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि अर्थ को या प्लैनेट्स को मूव करने के लिए एक फोर्स रिक्वायर्ड होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिलता है, जब हमारे दोनों ऑब्जेक्ट्स दैट इज द प्लैनेट्स एंड द सन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो उससे क्या प्रोड्यूस होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड दैट ग्रेविटेशनल फोर्स हेल्प द प्लैनेट्स टू रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट्स। अब ये जो केस था या ये जो हमने समझा कि प्लैनेट्स आखिरकार रिवॉल्व कैसे करते हैं अराउंड द सन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। एक हमारा सन है और एक हमारा प्लैनेट है। अब हमारा जो सन और प्लैनेट है यहाँ पे हम समझते हैं, ये जो मेरा सन है और ये जो मेरा प्लैनेट है, आप बताओ सन बड़ा है या प्लैनेट? ऑब्वियसली सन इज बिगर। तो यानी कि जब हम फोर्स इन दोनों के बीच में लग रहा होता है, सन और जो हमारा प्लैनेट है वो दोनों फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, तो कौन सा ऑब्जेक्ट छोटा है? ऑब्वियसली प्लैनेट। इसी वजह से जो प्लैनेट है उस पर फोर्स एक्ट होता है और जो प्लैनेट है वो मूव करता है इन द इलिप्टिकल ऑर्बिट। लेकिन जो सन है वो मूव क्यों नहीं करता? क्योंकि सन इज अ बिगर ऑब्जेक्ट और उस पर उस फोर्स का कोई भी खास असर नहीं होता। सो जो हमारे दो ऑब्जेक्ट्स हैं इन द सोलर सिस्टम लाइक सन एंड द प्लैनेट्स, उनमें से वो दोनों ही ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं, जिसकी वजह से हमारे प्लैनेट्स जो हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं इन द इलिप्टिकल ऑर्बिट। और ये जो हमने केस समझा ये सेम अप्लाई होता है टू द केस ऑफ प्लैनेट्स एंड देयर सैटेलाइट्स। अब ये जो मैंने केस बनाया था इसको आप चेंज कर दो, सन की जगह आप कर दो अर्थ एंड अर्थ की जगह हम कर देते हैं मून, राइट। मैंने सन की जगह अर्थ को कर दिया और अर्थ की जगह मून को कर दिया। तो यानी कि जब अर्थ और मून ऑब्वियसली ये दोनों भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो ये दोनों भी एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करेंगे और वो फोर्स क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन इस केस में यानी कि अर्थ और उसकी सैटेलाइट या फिर किसी भी प्लैनेट और सैटेलाइट, लेकिन अब हम अभी बात कर रहे हैं अर्थ और उसकी सैटेलाइट दैट इज मून के बारे में। बेसिकली अर्थ और मून स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स हैं एज कम्पेयर टू द सन एंड द अर्थ। ऑब्वियसली उसमें सन बिगर ऑब्जेक्ट था तो यानी कि फोर्स भी ज़्यादा लगेगा बिकॉज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। यानी कि जितना बड़ा मास होगा उतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। तो सन और अर्थ के केस में फोर्स भी ज़्यादा होगा। लेकिन अर्थ और मून के केस में ऑब्वियसली जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं अर्थ और मून, उनका जो प्रोडक्ट होगा मास का दैट विल बी स्मॉलर देन द प्रोडक्ट ऑफ सन एंड द अर्थ। एक साइड आप लो सन और अर्थ के मास का प्रोडक्ट और एक साइड आप लो अर्थ और मून के मास का प्रोडक्ट। तो आप देख सकते हो कि जो अर्थ और मून के मास का प्रोडक्ट है दैट इज कंपैरेटिवली मच स्मॉलर, जिसकी वजह से जो अर्थ और मून है उन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो भी काफ़ी कम होता है एज कंपेयर टू अर्थ एंड द सन। अब बेसिकली अर्थ और मून दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो उन दोनों के बीच में भी वो दोनों आपस में भी एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करेंगे, जिसकी वजह से जो हमारा मून है वो अर्थ के अराउंड इवॉल्व करेगा इन इट्स ऑर्बिट और इन इट्स इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो जो अर्थ के अराउंड मून रिवॉल्व करेगा और जो हमारा मून रिवॉल्व करता है उसी की वजह से जो हमारे ओशंस और जो टाइड्स होते हैं वो आते हैं। यानी कि जो हमारे ओशंस होते हैं, आपने देखा होगा, आपने पहले भी पढ़ा होगा कि ओशंस या सीज में हाई टाइड्स और लो टाइड्स होते हैं। एक्चुअली में जो हाई टाइड्स और लो टाइड्स होते हैं दे आर रिलेटेड विद मून। यानी कि बेसिकली
ऑर्बिट है, ये एक कोई सर्कुलर ऑर्बिट तो है नहीं, तो यानी कि ऐसा हो सकता है लाइक इस टाइम पे जो मून है वो अर्थ से जितनी दूर है, यहाँ पे आने पे वो मून से इतनी दूर ना हो और यहाँ पर आने पे वो अर्थ से ज़्यादा दूर हो जाए। तो जब हमारा मून अपनी इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करता है तो उसकी वजह से जो हमारा मून है कभी तो वो अर्थ के काफ़ी पास आ जाता है और कभी वो अर्थ के काफ़ी दूर चला जाता है। अब बेसिकली ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दोनों के बीच में, अर्थ और मून के बीच में, इसकी वजह से जो हमारे ओशंस और जो सीज होते हैं उनमें होते हैं हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स। जब हमारा मून काफ़ी पास होता है अर्थ के, उस टाइम पे हमारा जो डिस्टेंस है वो क्या होता है, कम, और फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, यानी कि जब डिस्टेंस कम होगा तब फोर्स ज़्यादा होगा। तो जब मून और अर्थ के बीच का डिस्टेंस कम हो जाता है तो मून और अर्थ के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से उस टाइम पे हम सीज और ओशंस में हाई टाइड्स देख सकते हैं। और वही जब मून अर्थ से दूर चला जाता है, तो जब मून दूर चला गया तो उस टाइम पे हम लो टाइड्स देख सकते हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी मदद से सोलर सिस्टम एक जगह पे कैसे रहता है। सन और प्लैनेट्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जिसकी वजह से प्लैनेट्स एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं, और वहीं जो प्लैनेट्स और उनकी सैटेलाइट्स हैं उसके केस में भी सेम होता है कि जो प्लैनेट है उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं सैटेलाइट्स ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। और अर्थ और मून के केस में एक और चीज़ होती है कि बेसिकली जो अर्थ और मून होते हैं, जब उन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है तो उससे हाई टाइड्स और लो टाइड्स हमारे अर्थ पे हम सी में देख सकते हैं। एक्चुअल में ये फिनोमेना होता कैसे, एक बार मैं फिर से उसे एक्सप्लेन कर देती हूँ। बेसिकली हमने पढ़ा था कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस एंड इट्स स्क्वायर, राइट। यानी कि अगर हमारा डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फोर्स कम होगा। तो बेसिकली जब हमारा इलिप्टिकल ऑर्बिट है वो सर्कुलर तो है नहीं, तो यानी कि हमारा जो मून है वो किसी टाइम पे अर्थ से दूर और किसी टाइम पे अर्थ से पास हो सकता है। तो जब हमारा मून अर्थ से दूर होता है यानी कि डिस्टेंस हमारा ज़्यादा है, तो उस टाइम पे हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कम हो जाएगा, क्योंकि मून और अर्थ के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है, जिससे ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाएगा और हम सीज में लो टाइड्स देख सकते हैं। यानी कि जब डिस्टेंस ज़्यादा तो फोर्स कम, जिसकी वजह से लो टाइड्स। और इसको ऑपोजिट, जब मून अर्थ के काफ़ी पास आ जाता है यानी कि डिस्टेंस कम तो फोर्स ज़्यादा, यानी कि कम डिस्टेंस है तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से हम हाई टाइड्स को देख सकते हैं इन द सीज और इन द ओशंस। राइट, तो ये तो हमने पढ़ा ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे सोलर सिस्टम को होल्ड करके रखता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। बेसिकली केपलर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो हमारे प्लैनेट्स हैं और वो जो ऐसे मूव करते हैं उससे रिलेटेड 3 लॉज हमें दिए हैं, एंड दीज लॉज आर कॉल्ड द केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो चलिए इनको हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं कि आखिर केपलर ने जो प्लैनेट्स मूव करते हैं उनसे रिलेटेड क्या लॉज बनाए हैं। नाउ द फर्स्ट केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन बेसिकली क्या कहता है कि जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं अराउंड द सन। यानी कि अगर सपोजिंगली ये मेरा सन है तो उसके अराउंड जो प्लैनेट्स हैं वो एक ऐसे ऑर्बिट में मूव करते हैं, ऐसे पाथ में मूव करते हैं विच इज़ इलिप्टिकल और लाइक एन इलिप्स। इलिप्स बेसिकली एक ऐसी फिगर होती है विच इज़ नॉट अ सर्कल, राइट। तो ये हमारा इलिप्स है। कुछ इस टाइप का होता
होता है हमारा इलिप्स, तो केपलर ने क्या कहा कि जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट बट नॉट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एक्चुअली में जो हमारा सर्कुलर ऑर्बिट होता है उसका एक डिफाइंड सेंटर होता है, यानी कि इस सेंटर से आप कहीं भी जाओगे द डिस्टेंस इज इक्वल। तो ये जो सेंटर होता है दैट इज इन द सर्कुलर और इन द सर्कल। लेकिन जो हमारे इलिप्स होते हैं उसमें वी हैव टू फोकस और टू फोकाई। एक तरीके से आप इन्हें सेंटर भी कह सकते हो बट एक्चुअली दे आर नॉट द सेंटर, लेकिन आप समझने के लिए फोकाई या फोकस जो होता है उसे आप सेंटर समझ सकते हो इलिप्स का। एक्चुअली में जो हमारे इलिप्स होते हैं उनके टू फोकस होते हैं दैट इज कॉल्ड द फोकाई, यानी कि अगर एक फोकस यहाँ है तो एक फोकस कहीं यहाँ पे होगा। तो केपलर ने फर्स्ट लॉ में क्या कहा कि बेसिकली जो प्लैनेट्स हैं वो मूव किस में करते हैं? इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। और एक इलिप्टिकल ऑर्बिट के कितने फोकाई होते हैं? टू फोकाई। तो यानी कि जो टू फोकाई हैं इनमें से किसी एक फोकाई पे हमारा सन होगा, यानी कि हमारे जो दो फोकस हैं टू फोकाई हैं उनमें से एक फोकाई पे एक फोकाई हमारा सन होगा और उसके अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में प्लैनेट्स जो है वो मूव करेंगे। तो चलिए स्टेटमेंट देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन की, दैट द प्लैनेट्स मूव इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। प्लैनेट्स जो है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं अराउंड द सन, सन के अराउंड विथ सन एट वन ऑफ द टू फोकाई, यानी कि जो हमारे टू फोकाई होते हैं उनमें से किसी एक फोकाई पे सन होगा और उसके अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे प्लैनेट्स। Now let us see the second law of Kepler's planetary motion. Basically second law क्या कहता है कि जो planets हैं वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से या कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल नहीं करते हैं अपने इलिप्टिकल ऑर्बिट में, यानी कि जो planets हैं उनकी जो स्पीड है वो चेंज होती रहती है इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अब एक्चुअल में ये होता कैसे है, इसके लिए मैं दो केस कंसीडर करती हूँ। सपोजिंगली मेरे दो फोकाई होते हैं इलिप्स के एंड इस फोकाई पे मेरा सन है। नाउ बेसिकली जब मेरी अर्थ सन के पास होगी, लाइक इस पोजीशन पे है मेरी अर्थ, तो जब ये सन के पास होगी उस टाइम पे मेरी अर्थ लाइक सपोजिंगली इतना डिस्टेंस कवर करती है, यानी कि जब मेरी अर्थ सन के पास थी तो उसने इतना पोर्शन ऑफ डिस्टेंस कवर किया इन टी टाइम, राइट। लेकिन अगर मैं दूसरी साइड देखूँ, लाइक अगर यहाँ पे मेरी अर्थ होती तो वो सपोजिंगली इतना डिस्टेंस कवर करती इन टी टाइम, यानी कि जो मेरी अर्थ है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में तो मूव करेगी लेकिन उसकी जो स्पीड है वो चेंज होती रहेगी इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। और वो उसकी स्पीड मैक्सिमम कब होगी? जब वो सन के पास होगी, और कम कब होगी? जब वो सन से दूर होगी। अब एक्चुअल में ऐसा क्यों है, इसके लिए भी मेरे पास रीज़न है। द रीज़न इज ग्रेविटेशनल फोर्स। हमने ये पढ़ा था दैट फोर्स इज इनवर्सली रिलेटेड टू द डिस्टेंस टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, यानी कि जब मेरे दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टेंस कम होगा, डिस्टेंस कम तो फोर्स ज़्यादा। तो यानी कि आप देखो अर्थ और सन इस टाइम पे इन दोनों में डिस्टेंस जो है वो काफ़ी कम है, तो यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा तो अर्थ की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी और अर्थ जल्दी जल्दी इस डिस्टेंस को विद इन द गिवन टाइम कवर कर लेगी। तो वही दूसरा केस देखो, जब अर्थ सन से दूर है यानी कि डिस्टेंस ज़्यादा तो फोर्स कम, जिसकी वजह से मेरी अर्थ स्लो स्पीड पे डिस्टेंस कवर करेगी विद इन द गिवन टाइम पीरियड। तो यानी कि जब मेरी अर्थ सन के पास होगी तो वो टी टाइम में अगर इतना डिस्टेंस कवर करती है तो वो जब सन से दूर होगी तो वो उसी सेम टाइम पीरियड में कम डिस्टेंस कवर करेगी। और ये कौन से प्रिंसिपल या फिर कौन सी चीज़
पे बेस्ड है दैट force is inversely proportional to the square of the distance between two objects, that is gravitational force, right? Now the third law of Kepler's planetary motion हमें एक न्यूमेरिकल टर्म देता है कि बेसिकली जो अर्थ और सन है उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसका जो क्यूब होगा इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम का स्क्वायर, यानी कि जो अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस है उसका क्यूब दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जितना टाइम हमारी अर्थ लेती है सन के अराउंड उस टाइम पे तो उसका स्क्वायर. सो डी क्यूब दैट इज डिस्टेंस का क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम का स्क्वायर. तो अब हम प्रोपोर्शनल के साइन को रिमूव करेंगे तो हमें एक कांस्टेंट तो लगाना ही होगा. सो हमारे पास आ जाएगा डी क्यूब इज इक्वल्स टू कांस्टेंट इनटू टी स्क्वायर. अब आप टी स्क्वायर को इधर लेके आते तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, कांस्टेंट इज इक्वल्स टू डी क्यूब अपॉन में टी स्क्वायर. सो आप इस फॉर्मूले को भी याद रखना. दिस फॉर्मूला विल ऑल्सो बी यूज्ड फॉर डूइंग न्यूमेरिकल्स. तो हमने 3 लॉज पढ़े प्लैनेटरी मोशन के. फर्स्ट क्या कहता है कि जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं जिसमें से 2 फोकाई पे एक फोकाई पे सन होता है. सेकंड क्या कहता है कि जब हमारे प्लैनेट सन के पास होते हैं तो वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करते हैं विद इन द सेम पीरियड एज कम्पेयर टू जब वो सन से दूर होते हैं. एंड द थर्ड लॉ क्या कहता है कि डिस्टेंस अर्थ और सन या फिर प्लैनेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसका क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम टेकन का स्क्वायर. तो आज की क्लास में हमने पढ़ा ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे सोलर सिस्टम को बांध के रखता है और 3 लॉज ऑफ केप्लर्स प्लैनेटरी मोशन. तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं. डू लाइक आवर वीडियोस and subscribe to our channel Grounded to Grow for more related videos. Thank you.